तो स्वागत है आपका एडेक क्लासेस में। यहाँ हम आपको एनसीईआरटी के चैप्टर्स को आसानी से समझने में मदद करते हैं। चलिए आज के इस चैप्टर को बहुत ही जल्दी और आसानी और सरल भाषा में समझते हैं। नमस्कार। कभी कभी किसी समाज की असली तस्वीर, सबसे गहरी सच्चाई वो लोग देख पाते हैं जो उस समाज का हिस्सा नहीं होते। आज हम मध्ययुगीन भारत को 3 ऐसे ही बाहरी यात्रियों की नजरों से देखने वाले हैं, जिन्होंने वो सब लिखा जो शायद उस समय के लोगों के लिए बहुत। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज कोई अजनबी हमारी दुनिया में आए तो वो किन चीजों को सबसे ज्यादा दिलचस्प या शायद अजीब मानेगा। यही बाहरी नजरिया है जो इतिहास को इतना रोचक बना देता है। बिल्कुल इसी तरह मध्ययुगीन भारत में जो यात्री आए, उनके लिए पान के पत्ते और नारियल जैसी रोजमर्रा की चीजें भी किसी अजूबे से कम नहीं थीं। उन्हें ये सब इतना अनोखा लगा कि उन्होंने इनके बारे में बड़े विस्तार से लिखा, और आज वही लेख हमारे लिए इतिहास का एक अनमोल खजाना बन गए हैं। तो चलिए अतीत के सफर पर चलते हैं हमारे 3 बहुत ही खास गाइडों के साथ। एक हैं विद्वान, दूसरे हैं एक महान खोजकर्ता और तीसरे हैं एक आलोचक। ये तीनों हमें भारत के 3 अलग अलग दौर की कहानी सुनाएंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है 11वीं सदी में अल बिरूनी के साथ। सोचिए, उनका जन्म आज के उज़्बेकिस्तान में हुआ था और उन्हें बंदी बनाकर भारत लाया गया था। लेकिन इन मुश्किल हालात के बावजूद ज्ञान के लिए उनका जुनून जरा भी कम नहीं हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी एक विद्वान के रूप में जी। अल बिरूनी का भारत को समझने का तरीका बहुत ही अनूठा था। उन्होंने सिर्फ दूर से चीजों को नहीं देखा, बल्कि वो ब्राह्मण विद्वानों के साथ सालों तक रहे। उन्होंने संस्कृत सीखी और भारत के धर्म और दर्शन को सीधे यहाँ के मूल ग्रंथों से समझने की कोशिश की। अल बिरूनी का दिमाग, आप कह सकते हैं, एक गणितज्ञ का था, और ये उनके लिखने के तरीके में साफ झलकता है। उनका एक पैटर्न था। पहले वो एक सवाल उठाते थे, फिर संस्कृत की परंपराओं के हिसाब से उसका जवाब देते थे और आखिर में उसकी तुलना दुनिया की दूसरी संस्कृतियों से करते थे। इसी वजह से उनकी मुश्किल बातें भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। उनकी सालों की ये मेहनत और रिसर्च एक जगह इकट्ठी हुई, जिसका नाम है किताब उल हिंद। ये अरबी में लिखी गई एक बहुत बड़ी किताब थी, जिसमें 80 अध्याय थे। इसमें भारतीय धर्म से लेकर दर्शन, त्योहार, कानून और विज्ञान, लगभग हर विषय पर गहरी जानकारी दी गई थी। अच्छा, अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं, लगभग 300 साल, और पहुंचते हैं 14वीं सदी में। यहां हम मिलते हैं हमारे दूसरे यात्री इब्न बतूता से। मोरक्को के रहने वाले इब्न बतूता अल बिरूनी से एकदम अलग थे। उनके लिए असली ज्ञान किताबों में नहीं, बल्कि दुनिया घूमने के अनुभवों में था। जब वो सिर्फ 22 साल के थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ते हुए लिखा था, मैंने अपना घर ऐसे ही छोड़ दिया जैसे पंछी अपने घोंसलों को छोड़ देते हैं। ये एक लाइन उनके अंदर के जुनून को बखूबी बयां करती है, जिसने उन्हें लगभग 30 सालों तक दुनिया की सैर कराई। मध्य एशिया के मुश्किल रास्तों से होते हुए वो एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद 1333 में सिंध पहुंचे। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सुन रखा था। सुल्तान की शोहरत कि वो कला और साहित्य को बहुत बढ़ावा देते हैं, बस यही बात उन्हें भारत खींच लाई। इस सफर की लंबाई का अंदाजा लगाइए, सिर्फ सिंध से दिल्ली तक पहुंचने में ही उन्हें 50 दिन लग गए। आज के जमाने में तो हम सोच भी नहीं सकते। और ये सफर सिर्फ लंबा ही नहीं, बल्कि जानलेवा भी था। 14वीं सदी में यात्रा करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इब्न बतूता के काफिले पर कई बार डाकुओं ने हमला किया और एक बार तो वो बहुत बुरी तरह घायल भी हो गए थे। लेकिन खतरे सिर्फ जिस्मानी नहीं थे। इस यात्रा का एक भावनात्मक पहलू भी था जो बहुत मुश्किल था। अपने अकेलेपन के बारे में उन्होंने लिखा, मैं अपने अकेलेपन से इतना दुखी हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और फूट फूट कर रोया। इन सभी खट्टे मीठे अनुभवों को उन्होंने अपनी मशहूर किताब रिहला में कैद किया। ये किताब उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का इतना जीवंत और बारीक ब्यौरा देती है जो हमें और कहीं मिल ही नहीं सकता। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, 17वीं सदी के मुगल भारत में। हमारे तीसरे गाइड हैं फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस से आए एक डॉक्टर थे और मुगल साम्राज्य में अपने लिए मौके तलाश रहे थे। बर्नियर की एक बहुत खास बात थी, वो भारत में जो कुछ भी देखते उसकी तुलना सीधे सीधे यूरोप से करते थे। उनके लिए हर चीज का पैमाना यूरोप था। मिसाल के तौर पर उन्होंने भारत में निजी जमीन के मालिकाना हक की कमी की बड़ी आलोचना की, क्योंकि उनका मानना था कि यूरोप की तरक्की का राज यही था। अपनी तुलना में वो अक्सर भारत की हालत को दयनीय और पिछड़ा हुआ बताते थे।
लेकिन उनकी इस आलोचना वाली नज़र के बावजूद बर्नियर के लेखों में हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बहुत ही हैरान करने वाली बारीकियां मिलती हैं। ज़रा ये लिस्ट देखिए। ये मुग़ल सेना के साथ यात्रा करने के लिए उनके सामान की लिस्ट है। एक टेंट, एक दरी, बढ़िया चावल, नींबू और तो और दही का पानी निकालने के लिए एक छोटा थैला भी। कमाल है ना? तो इन तीनों यात्रियों की कहानियां आज हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती हैं? चलिए देखते हैं कि हमें इनसे क्या विरासत में मिला है। तो देखिए, हमारे पास 3 अलग-अलग सदियों के 3 अलग-अलग नजरिए हैं। 11वीं सदी में अल-बिरूनी, एक व्यवस्थित विद्वान, 14वीं सदी में इब्न बतूता, एक दिलेर खोजकर्ता, और 17वीं सदी में फ्रांसवा बर्नियर, एक आलोचक जो हर चीज को तुलना की कसौटी पर कसते थे। आखिर में इन सभी के लिखे वृत्तांत अनमोल हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीजें देखी और लिखी जिन्हें स्थानीय लोग शायद बहुत सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते थे। उन्होंने अतीत की एक ऐसी तस्वीर को बचाकर रख लिया है जिसे हम उनके बिना कभी नहीं जान पाते। और इसी के साथ एक सवाल हमारे लिए भी खड़ा होता है। अगर कोई यात्री आज हमारी इस दुनिया के बारे में लिखे तो उसे सबसे अविश्वसनीय, सबसे हैरत अंगेज क्या लगेगा? इस पर